student, myself Sunil Bharadwaj. Welcome back to Krishna Technical Pathshala. Today I will discuss with you rocket propulsion. Rocket propulsion is the based on the phenomena of conservation of linear momentum. मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ाया था और रिकॉइल ऑफ गन पढ़ाई थी, जिसका बारे में मैंने बताया था रिकॉइल वेलोसिटी का एक डेरिवेशन आपके साथ में किया था। तो उसी के बेस पर जो हमारा न्यू जो एक एप्लीकेशन है जिसको नाम दिया गया, हमने क्या कहा गया है, रॉकेट प्रोपल्जन इज द बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कि सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ व्हाट इज द रॉकेट। रॉकेट क्या होता है, रॉकेट की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद में रॉकेट प्रोपल्जन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये कहता है रॉकेट प्रोपल्जन का मतलब क्या होता है, टू कैरी एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, टू कैरी एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू अ suitable height from the surface of the earth for placing it in an orbit around the earth, a device known as rocket। रॉकेट क्या चीज है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। अगर मैं जनरली कहता हूं तो एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जो मैन मेड होते हैं, आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। नेचुरल सैटेलाइट हमारा क्या होता है, उसको हम बना नहीं सकते। जैसे मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, मून हमारे पास में क्या चीज है, नेचुरल सैटेलाइट है। इसलिए कहता है कि द टू कैरी एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू अ सुटेबल हाइट। जब एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को एक सुटेबल, एक निश्चित ऊंचाई पर ले जाया जाता है above the surface of the earth for placing it in an orbit around the earth। जब आपको अर्थ की ऑर्बिट के अंदर जब हम एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को एक निश्चित हाइट पर क्या करते हैं, रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, नोन एज रॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉकेट कहते हैं। रॉकेट प्रोपल्जन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो हमारे पास में रॉकेट प्रोपल्जन है वो बेस है किस पे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि क्या बताया था, मैंने बताया था कि कंजर्वेशन, मैंने बताया था लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन बोथ आर क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये केस मैंने आपसे डिस्कस किया था। एज्यूमिंग दैट, मान लेते हैं, इन द आउटर स्पेस नो नेट एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। कि जब हम एक निश्चित ऊंचाई पे जाते हैं, अंतरिक्ष के अंदर जाते हैं, वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। ये भी चीज आप याद रखना। क्यों, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की क्या है स्टेटमेंट, क्या आता है, इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज जीरो। ठीक है, जीरो मीन्स नो नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, देन द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। इसीलिए यहाँ क्या कहा गया, एज्यूम कर लिया है आउटर स्पेस में नो नेट एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। इन रॉकेट प्रोपल्जन gases produced by the combustion of fuel in the combustion chamber, ठीक है, of the rocket are ejected out from the rear of the rocket। The motion of the rocket is considered in the outer space। मैंने क्या कहा कि जो हमारे पास में मोशन है रॉकेट की, उसको आउटर स्पेस में कंसीडर किया गया है, वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस आर जीरो। क्योंकि आउटर स्पेस में हमारे पास में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या मान लिया मैंने, जीरो, क्योंकि वहां पे कोई भी फोर्स नहीं है। और एयर रेजिस्टेंस भी क्या होता है हमारे पास में, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। ये कहता है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द इजेक्टेड गैस, जो हमारे पास में कंबंशन के अंदर जो गैस भरी हुई है इन द कंबंशन चैम्बर ऑफ द रॉकेट, तो ये कहता है द लीनियर मोमेंटम ऑफ द इजेक्टेड गैसेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो क्या लगेगी, गैस की तरफ निकलेगी, नीचे की तरफ लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द अपोजिट टू द लीनियर मोमेंटम। उसके अपोजिट रहेगा लीनियर मोमेंटम ऑफ द रॉकेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो रॉकेट की जो गति रहेगी, जो रॉकेट मूव्स करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वेयर द गैस इज मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो गया। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
तो ये हो गया हमारे पास में, इफ द रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस इज कांस्टेंट, यदि हमारे पास में इजेक्शन ऑफ गैस क्या है, उसका द रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस इज कांस्टेंट, इट मींस दैट ड्यूरिंग द फायरिंग देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विल आल्सो बी कांस्टेंट। तो आपका क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हाउएवर द मास ऑफ द रॉकेट कीप्स ऑन, क्या हो रहा है हमारे पास में, डिक्रीजिंग, क्या हो रहा है हमारे पास में, डिक्रीजिंग ड्यू टू बर्निंग ऑफ द फ्यूल, जैसे बर्न करता है हमारा फ्यूल, जैसे जैसे क्या होता है बर्न करता है, तो हमारे पास में है भाई, देखिए किसी भी रॉकेट के चैम्बर के अंदर बहुत सारा फ्यूल है और वो बर्न हो रहा है, तो इसका मतलब उसका मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू बर्निंग ऑफ द फ्यूल। सो द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट गोज ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे मास डिक्रीज होगा तो रॉकेट का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होगी, उसके साथ साथ क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा, क्या जाएगा, बढ़ता हुआ हमारे पास में ये जाएगा। तो ये हमारे पास में दो रॉकेट हैं, आपने देखा पहला फिगर जो हमारे पास में ए मान लिया, ये हमारे पास में बी है, ये दो हमारे पास में क्या चीज़ है, रॉकेट हैं। ये एम हमारे पास में क्या चीज़ है, मास हो गया किसका, इस रॉकेट का, और टी टाइम पे, एट टी टाइम पे, और जिसकी वेलोसिटी क्या चीज़ है, वी है। लेकिन जब ये टी का मतलब है थोड़ा सा टाइम क्या होता है, चेंज होता है। चेंज होने का मतलब जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो उसके साथ में जैसे लॉन्च लगेगा तो दो फोर्स लगेंगे, एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा फोर्स जिसको हम एक्शन कहते हैं, और एक क्या होता है, रिएक्शन जिसको हम कहते हैं वीजी। वीजी हमारे पास में जो क्या है, ग्रेविटेशनल वेलोसिटी है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, v प्लस डी वी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है, किसके साथ में, टाइम के साथ में, t प्लस डी टी। और इसका जो मास रहेगा m माइनस डी एम, क्योंकि m क्या चीज़ है, जो मास है, मास, रॉकेट के अंदर फ्यूल भी तो बढ़ रहा है, फ्यूल क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, तो बर्न हो रहा है, डीएम क्या चीज़ हो जाएगा, फ्यूल, फ्यूल हो जाएगा, ये डीएम क्या चीज़ है, मास ऑफ द फ्यूल। तो ये सारा चीज़ है, तो m माइनस डीएम, क्योंकि यहाँ मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और उसकी क्या होती है, वेलोसिटी क्या हो रही है, गोज ऑन इंक्रीजिंग हो रही है। ये सारा केस आपने देख लिया। तो अब देखिए मैं कह देता हूँ, लेट एम नॉट हमारे पास में क्या हो जाएगा, एम नॉट हो जाएगा इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट एंड फ्यूल। किस का हो जाएगा, एम नॉट क्या चीज है, इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट एंड फ्यूल, ये हमारे पास में इनिशियल मास हो जाएगा। और मैं कहता हूँ वी नॉट हमारे पास में क्या चीज रहेगी, वी नॉट की अगर मैं बात करता हूँ, ये रह जाएगी हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, क्योंकि रॉकेट किस में है, हमारे पास में रेस्ट में रहेगा। और एम हमने क्या मान लिया है, हमने मान लिया है मास ऑफ द रॉकेट, एम इज इक्वल टू क्या चीज है, मास ऑफ द रॉकेट एट एनी instant t during its flight, फिर मैं कहता हूँ v हमारे पास में क्या रहेगी, हमारे पास में वेलोसिटी एक्वायर्ड by the rocket at that instant with respect to ground। मैंने मान लिया डीएम, यही जो हमारे पास में डीएम क्या चीज है, मास ऑफ द फ्यूल, ठीक है। डीएम क्या हो जाएगा हमारे पास में, मास ऑफ द फ्यूल इजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ गैसेज बाय रॉकेट इन टाइम dt, क्या हो जाएगा, इन टाइम dt। तो ये सारी चीज एक बार देख लीजिए,
m naught initial mass of the rocket and fuel, v naught initial velocity of the rocket, capital M mass of the rocket at an instant t during its flight, v क्या चीज है, velocity acquired by the rocket at that instant with respect to ground, और dm क्या चीज हो जाएगा, mass of the fuel ejection in the form of gas by the rocket in dt। तो ये सारा चीज मैंने यहाँ से रब कर दिया है, इसकी वेलोसिटी को मैं इधर लिख दूंगा। ये क्या चीज है, v वेलोसिटी के साथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये सारी चीज कह दीजिए। अब हमारे पास में क्या चीज है, vg है, vg हमारे पास में क्या चीज हो जाएगी, वेलोसिटी एग्जॉस्ट वेलोसिटी, ये कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज with respect to ground। तो वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और हमारे पास में आ जाएगा चेंज डीवी, क्योंकि डीवी भी तो है हमारे पास में, ये है इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इन टाइम dt, क्योंकि dt टाइम में ही क्या रहता है हमारे पास में, क्या रहती है, चेंज इन वेलोसिटी रहती है। तो ये सारा चीज मैंने आपको एक सिंपल फॉर्मेट में बताया कि ये कौन कौन सी चीज क्या रहती है, सारी चीज हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो ये सारी चीज जब आपने मान ली है तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, केवल एक डायग्राम छोड़ता हूँ, क्योंकि अब मैं इसका डेरिवेशन प्रूव करने जा रहा हूँ कि डेरिवेशन में क्या होता है। मैं बात कर रहा हूँ लीनियर मोमेंटम ऑफ द रॉकेट एट टाइम टी, हमारे पास में क्या हो जाएगा, नाउ लीनियर मोमेंटम ऑफ द रॉकेट एट टाइम टी इज गिवन बाय, तो हमने मान लेता है P1 हमारे पास में लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, तो इसका लीनियर मोमेंटम का क्या हो जाएगा, mv, क्या हो जाएगा, mv। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया, ठीक है। मैं बात करता हूं आफ्टर टाइम t प्लस डी टी, भाई ये चेंज हो जाता है हमारे पास, आफ्टर टाइम t प्लस डी टी द मोमेंटम, ठीक है, t प्लस डी टी ऑफ द रॉकेट एंड ejected gases is given by, तो हमारे पास में इसका लीनियर मोमेंटम मैंने क्या मान लिया, P2 मान लिया। बेटा मास कितना हुआ है चेंज, भाई क्या होता है, mv रहता है ना, मास क्या है mv, तो मास हो गया m माइनस डी एम, ये तो मास हो गया, और v क्या चीज है, v प्लस dv, पहला केस हमारे पास में, प्लस दूसरा केस क्या चीज है, दिस इज द मास, dm क्या चीज है हमारे पास में, dm क्या चीज है, मास, हमने कह दिया dm हमारे पास में मास ऑफ द एक्सहॉस्टेड गैस, ठीक है, विद वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dm दिस, और ये आ जाएगा माइनस vg, vg क्यों चीज है, दिस इज द अपोजिट डायरेक्शन, क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन। तो P2 हमारे पास में क्या हो जाएगा, m माइनस डी एम v प्लस डी वी, और ये आ जाएगा माइनस, क्या ले लूँ मैं, माइनस प्लस माइनस माइनस डी एम, क्या हो जाएगा, vg, ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ तक आपने देख लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लगाइए हमारे पास में, नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अब मैं इसको सबको रब कर दूंगा।
तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन और आर द सेम। तो ये क्या कह दिया हमारे पास में, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन क्या हो जाएगी 2। इसका मतलब जो लीनियर मोमेंटम है हमारे पास में है, तो क्या प्रिंसिपल लग जाएगा, सिंपल प्रिंसिपल है कि P1 बराबर क्या हो जाएगा P2। किसको इसमें ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ लिख दे देयरफॉर प्रिंसिपल ऑफ, ये कहते हैं लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो CLM डाल दिया मैंने, याद रखना। तो P1 क्या था हमारे पास में, MV था। ये क्या था, M माइनस DM, और क्या था V प्लस DB माइनस DM VG। ये केस हो गया। तो MV इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो M का इसमें करो, M का इस सारे में करेंगे V प्लस DB, ओके, माइनस DM का किस में करेंगे V प्लस DB और माइनस DM VG। सिंपल फॉर्मेट है, माइनस M का पूरे इसके साथ में कर दिया, माइनस DM का इसके साथ कर दिया, तो पूरा सिंपल। तो MV इज इक्वल टू क्या है, MV प्लस MDB माइनस ये आ जाएगा हमारे पास में VDM, ये रहा, और ये आ जाएगा माइनस DM DB माइनस DM VG। ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाती है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाती है। तो ये क्या है इसका, 0 इज इक्वल टू M DB माइनस V DM माइनस DM DB माइनस DM VG। ये हमारे पास में इस तरीके से इक्वेशन आ जाती है। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ M DB M की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, तो M DB की वैल्यू मैंने यहाँ से ले ली, ये इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा VDM प्लस DM DB माइनस DM VG। ये एक इक्वेशन बन जाती है हमारे पास, जिसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन दे दिया। क्या ले दिया, इक्वेशन 3 मैंने इसका क्या नाम दे दिया। मैं ये कहता हूँ सिंस DM एंड DB इज वेरी स्मॉल है, सिंस DM and DB is very small, so ठीक है, so in equation 3 the term भाई देखिए DM and DB is very small है, और उन दोनों का ही प्रोडक्ट और कर दिया जाए, वो क्या हो जाएगा, और स्मॉल हो जाएगा। इसलिए सो द टर्म इन इक्वेशन 3 द टर्म DM DB इज नेग्लेक्टेड। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, MDB विच इज इक्वल टू VDM ये माइनस क्यों भाई, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये याद रख लेना, ठीक है, प्लस और क्या जाएगा DM VG। ये मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन इसको 4 कह दिया। क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं, चेक कीजिए यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो यहाँ तक अगर किसी को आपने कोई डाउट हो तो आप देखिए। और इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं MDB विच इज इक्वल टू DM, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया, कॉमन ले लिया, तो V प्लस VG। ये याद रखना, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन स्टार। क्या नाम दे दिया, इक्वेशन स्टार। तो इक्वेशन स्टार को आपने देख लिया कि हमारे पास में इक्वेशन स्टार, मैं इसको इधर लिख देता हूँ इक्वेशन स्टार को। तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आई है, MDB इज इक्वल टू DM V प्लस VG। ये इक्वेशन स्टार है और इसको मैंने रेड मार्कर के अंदर बंद कर दिया है। दिस इज द इम्पोर्टेंट इक्वेशन। ये क्या चीज है, इम्पोर्टेंट इक्वेशन है।
तो ये इक्वेशन हो गई। मैं अगर बात कर देता हूं, व्हेन रॉकेट इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ, तो अगर मैं इसकी बात कर देता हूं वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्टेड गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, तो हमारे पास में क्या आएगा, v प्लस वी जी इज इक्वल टू माइनस यू। आगे समझ में, देन इक्वेशन स्टार एम डी वी इज इक्वल टू, ये हमारे पास में v प्लस वी जी इज इक्वल टू माइनस यू, वेयर u इज नोन एज एग्जॉस्टेड स्पीड ऑफ द गैस। ठीक है, अगर मैं u की बात करता हूं, वेयर u बराबर क्या चीज है, एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द गैस सीज, ये याद रखना। ठीक है, तो स्टार को जब आपने लिखा एम डी वी इज इक्वल टू वी प्लस जी इज इक्वल टू माइनस यू, तो इसको लिख दिया माइनस यू डी एम। क्या हो गया, यू डी एम। आपने यहाँ से डी वी इज इक्वल टू निकाल लिया, तो माइनस यू डी एम ओवर में क्या हो गया, एम। दिस इज द इक्वेशन इसको कह दिया मैंने 5। क्या कह दिया, इक्वेशन 5। तो यहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ, ये कहता हूँ एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम हमारा क्या है 0, मतलब देर इज नो चेंज इन द रॉकेट, तो हमारे पास में t इज इक्वल टू 0, तो m बराबर क्या रहेगा, इनिशियल मास रहेगा ना रॉकेट का। m नॉट क्या कहा था मैंने, m नॉट इज द मास ऑफ द रॉकेट एंड फ्यूल, तो ये m बराबर m नॉट एंड v क्या रहेगी, वेलोसिटी के बराबर रहेगी। एंड अगर मैं ये कहता हूँ t इज इक्वल टू कोई टाइम t पे है, तो m इक्वल टू क्या रहेगा, m रहेगा, और v इज इक्वल टू क्या रहेगा, v रहेगा। जैसे ही चेंज होता है तो उनकी मास n के बराबर हो जाएगा, v क्या हो जाएगी, वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5 हैविंग दीज लिमिट्स, नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5, जब आप इक्वेशन 5 को इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आएगा, लिमिट v हमारे पास में v नॉट से क्या है, v है, v नॉट से v, तो ये आ जाएगा डी वी इज इक्वल टू, और हमारे पास में क्या है माइनस u, और क्या रहेगा डी एम अपॉन में m, m नॉट से क्या रहेगा, m रहेगा। तब आप इसको करोगे तो v इंटीग्रेट लिमिट्स क्या आएगी, v नॉट टू v क्या आएगा, v नॉट से v विच इज इक्वल टू माइनस यू, और ये क्या आ जाएगा, ये लॉग कह दिया मैंने, lm भी कह सकते हैं, लॉग भी कह सकते हैं, लॉग m, और ये आ गया m नॉट टू क्या आ जाएगा, m। ये केस आप याद रख लेना। इसको देखिए, इसको क्या कह दिया, v माइनस वी नॉट विच इज इक्वल टू माइनस यू, और ये आ गया लॉग m माइनस के लॉग m नॉट। ठीक है भाई, इसको करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये केस आपने यहां से देख लिया। क्या आता है, चेक कीजिए। तो हमारे पास में v माइनस वी नॉट विच इज इक्वल टू, अगर माइनस को मैंने इसके अंदर डाल दिया तो क्या आ जाएगा, u बराबर लॉग m नॉट माइनस लॉग e m, ये केस आ जाएगा। तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू u, अगर मैं ये कहता हूं, देखिए लॉग m माइनस लॉग n होता है, तो इसको कह देते हैं लॉग m ओवर में n, इस फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको किस में लिख दिया, लॉग e m नॉट ओवर में n। ये केस आपने यहाँ तक इसको देख लिया, और ये u है, तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस u लॉग e m नॉट ओवर में m, ये केस आ गया, और ये हमारे पास में स्पीड आ जाती है इस फॉर्मेट में। ये सारी चीज आपने देख लिया है।
अगर इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट. दिस इज known as the instantaneous velocity of the rocket. इसको क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस ऑफ द रॉकेट. अगर मैं ये इस केस के अंदर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे पास में कि कोई भी चीज है, जैसे हमने क्या है, यूजुअली इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ द रॉकेट तो हमारे पास में क्या रहेगा? टी जीरो रहेगा, टाइम जीरो रहेगा, एक जीरो. तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? सच दैट वी नॉट इज इक्वल टू जीरो. क्या हो जाएगा? वी नॉट इज इक्वल टू जीरो. तो क्या आएगा हमारे पास में? ये चीज चेक करिए. तो हमारे पास में बेटा जब ये जीरो आ जाएगा तो v इज इक्वल टू दिस इज जीरो. तो u log t m नॉट अपॉन में m. ये हमारे पास में एक न्यू एक्सप्रेशन आ जाएगा. दिस इज द न्यू एक्सप्रेशन. क्या आ जाएगा? न्यू एक्सप्रेशन. ठीक है ना? ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? न्यू एक्सप्रेशन आ जाएगा. तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो, तो अगर मैं ये बात कहता हूँ कि जो हमारे पास में जो स्पीड ऑफ रॉकेट्स है वो डिपेंड्स करती है दो फैक्टर्स पे. क्या करता है? डिपेंड्स करती है दो फैक्टर्स पे. किस पे करती है? द स्पीड ऑफ रॉकेट्स डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. दिस इज द वन, u, where u is the exhaust speed of the gas. एंड सेकेंड फैक्टर जो है हमारे पास में log e m नॉट ओवर में m. इस फैक्टर पे हमारे पास में क्या करेगी? ये डिपेंड्स करती है इस फैक्टर पे. इसका मतलब क्या है? log ऑफ द रेशियो ऑफ इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट एंड मास ऑफ द इंस्टेंट टाइम t. तो इन पे ये हमारे पास में क्या करती है? डिपेंड करती है. तो इतना सारा केस आपने पढ़ लिया. और जो हमारे पास में स्पीड ऑफ द रॉकेट का जो रिलेशन है वो इसके साथ में है. यू को आपको पता ही चल गया. यू हमारे पास में क्या है? एग्जॉस्टेड स्पीड. तो इस रिलेशन को आपको याद रखना है. इसी के अंदर एक और टॉपिक है जिसको आपको देखना है कि हमारे पास में क्या वो टॉपिक है, जिसका नाम है अपथ्रस्ट ऑन द रॉकेट. मैं बात कर रहा था, एक न्यू टॉपिक है इसके अंदर, अपथ्रस्ट ऑन द रॉकेट. ये एक तरीके का क्या है? एक फोर्स ही तो है. इस फोर्स की मैं बात करता हूँ. इट इज द अपवर्ड फोर्स exerted on the rocket by the expulsion of exhaust gases. तो आपको पता है हमारे पास में एक इक्वेशन थी, dv इज इक्वल टू mu dm ओवर में m. ये इक्वेशन थी. इसको मैंने मान लिया स्टार, मतलब कोई एक p इक्वेशन मान लिया. p, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ क्योंकि ये इक्वेशन में यूज की है. चेक करना कौन सी इक्वेशन मैंने इसको माना था. दिस इज द 4 या इक्वेशन स्टार ही मैंने इसको नाम दिया था. तो नाउ डिवाइडिंग equation p with dt. Now dividing equation p with dt. तो यह आ जाएगा
dv ओवर में dt विच इज इक्वल टू माइनस u ओवर में m dm ओवर में क्या आ जाएगा dt। दिस इज द इक्वेशन नंबर, मैंने मान लेता हूँ कोई ये 5 हो गई थी तो ये 6 मैंने मान लिया। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं इसको, एक्सेलरेशन ए। ऐसे लिख दो, वेयर dv ओवर में क्या हो गया dt इज इक्वल टू ए, क्या नाम दे दिया इसको, एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू माइनस u ओवर में m dm ओवर में क्या हो गया dt। तो आपने चेक किया, इसको ले गया ma इज इक्वल टू माइनस u dm ओवर में क्या हो गया dt, और ये हमारे पास में कोई इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये आ गया इक्वेशन 7, ठीक है। और आपको पता अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया ma, ये इक्वेशन 8 कंपेयर किया तो F इज इक्वल टू माइनस u dm ओवर क्या आ गया dt, ये आ जाएगा हमारे पास क्या है, अप थ्रस्ट फोर्स ऑन द रॉकेट, क्या हो जाएगा, अप थ्रस्ट फोर्स ऑन द रॉकेट, ठीक है। आपने न्यूटन सेकंड लॉ से कर दिया, दिस इज द अप थ्रस्ट फोर्स अप्लाई ऑन द रॉकेट एंड अप थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड ऑफ एग्जॉस्टेड गैस एंड द रेट ऑफ कंजम्पशन at any time and at any instant. In this case the negative sign shows that the upthrust force and velocity are in the opposite direction. upthrust किधर लगेगा, ऊपर डायरेक्शन में लगेगा, तो हमारे पास में जो एग्जॉस्टेड स्पीड है वो क्या लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो इस तरीके से आपने केस देख लिया। तो इस केस में मैंने आपको क्या पढ़ाया, रॉकेट के बारे में पढ़ाया, और अपनी नेक्स्ट वीडियो के बाद में मैं बारे में पढ़ाऊंगा आपसे क्या है हमारे पास में इम्पल्स क्या होते हैं और उसके कुछ प्रकार, ठीक है, इम्पल्स और उसकी एप्लीकेशन। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।